चलो अब बताओ फिर, इसमें डाउट है किसी को? बाकी लोग बताओ जल्दी से। नो सर। आदर्श, समझ आ रहा है? यस सर। चलो फिर ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और यूनिट इनकी भी वही जूल होती है। ठीक है, तो यूनिट इनकी भी वही रहेगी, जूल। और मास यहाँ पर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर में, वी वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद एम जी एच में भी वही है। मास आपको दिया होगा, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 या फिर 10, जो भी दी हो आपको। और एच जो है वो हाइट होती है। तो यहां से आप देखोगे, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो जितना ज्यादा वी होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब ये है कि दो पानी के स्ट्रीम्स अगर चल रहे हैं, ठीक है, मान लो ये दो पानी के स्ट्रीम्स चल रहे हैं, ए और बी। इसमें वेलोसिटी पानी की जो है वो मान लो 80 मीटर पर सेकंड है, और इसमें जो है मान लो 15 मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, वो जो मैंने अभी आपको जनरेटर दिखाया था, उस जनरेटर का जो टरबाइन है वो मैंने यहाँ पर बीच में लगा दिया है, सपोज। ठीक है, हम मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और पानी इधर से फ्लो होता हुआ आ रहा है, इस तरीके से। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई पानी की अगर वेलोसिटी कम होगी तो ये ब्लेड जो है कम हल्का घूमेगा थोड़ा, और पानी की वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो ब्लेड जो है वो तेजी से घूमेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, पानी की वजह से काम हो रहा है ब्लेड के ऊपर। तो एनर्जी के डेफिनेशन हमने वही पढ़ी थी, एबिलिटी टू डू द वर्क या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो पानी के क्या अंदर क्या है, मोशन है, एंड उस मोशन की वजह से क्या है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो रही है। और वो वर्क जो है वो किसके ऊपर हो रहा है, टरबाइन या फिर ब्लेड के ऊपर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और उतना ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा ही मतलब उस पर वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जो ये खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर पूछ ली जाती है कि इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं। तो पहले तो इसका स्टेटमेंट ही देख लो, बिकॉज स्टेटमेंट से समझ आ जाएगा कि ये होता क्या है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, देखो इसका मतलब क्या है, ये अभी हमने पढ़ लिया है, बस इसको थोड़े फिजिक्स के लैंग्वेज में समझना है। कि ये बोल रहा है कि भाई पार्टिकल की जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है वो उसके वर्क डन के बराबर होता है जितना वर्क डन उस पर किया गया है नेट फोर्स के थ्रू। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब ये है, मान लो कोई एक बॉल है यहाँ पर। ठीक है, ये मान लो कोई बॉल है, अभी ये पॉइंट ए पर है या पोजीशन ए पर है, और पोजीशन बी पर जो है आप इसको फेंक रहे हो। मतलब आपने क्या करा, इस पे कुछ फोर्स लगाया या इस बॉल को उठा के ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आपने इसको फेंक दिया। ठीक है, अब जब आपने इनिशियली यहां पर फेंका था तो इसकी मान लो यहां पर कुछ यू वेलोसिटी रही होगी, मास हम लोग बॉल का एम मान लेते हैं।
यहाँ पर भी मास m ही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो u वेलोसिटी यहाँ पर थी और v वेलोसिटी यहाँ पर हो गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v वहां पर हो गई जब इसने कुछ ना कुछ क्या करा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो हमने क्या करा, इस पर फोर्स लगाया। ठीक है, तो अब ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ये कहना चाहते हैं, यहां पर मान लो काइनेटिक एनर्जी हमारी k फाइनल है और यहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी सपोज k इनिशियल है। तो k इनिशियल अगर मैं आपको बोलूं तो कितना हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर हो जाएगा। और k फाइनल यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं b पॉइंट पर बात करता हूं तो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो k इनिशियल में हमने इनिशियल वेलोसिटी को लिया और k फाइनल में हमने फाइनल वेलोसिटी को लिया। तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वो ये बोलता है कि ये जो k फाइनल माइनस k इनिशियल है, यानी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका आया है ये आपका वर्क डन के बराबर होगा। यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा, यानी कि u से जो इसकी v वेलोसिटी हो गई, बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी में जो यहाँ पर चेंज हुआ है या काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो उतने ही वर्क डन के बराबर होगा जितना वर्क डन आपने उस ऑब्जेक्ट पे या पार्टिकल पे किया होगा। ठीक है, तो वर्क डन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने जितना फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया होगा। तो इसे आप एफ डी लिख सकते हो या एफ एस लिख लो, तो एक तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एफ एस हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो हाफ एम इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया। ये एफ इंटू एस हम तब ले रहे हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि एंगल जीरो होगा। ठीक है, तो जनरली हम वही कंडीशन मानते हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन को यहां तक भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बस यही बताता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया है वो उतना चेंज के बराबर होगा जितना वर्क डन आपने उस ऑब्जेक्ट पर किया हुआ है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको बोल दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे हमने इतना काम करा, उसमें आपको क्या करा, आपने आपको वर्क डन की वैल्यू दे दी, यानी कि एफ एस की वैल्यू दे दी, आपने आपको वर्क डन की वैल्यू दे दी और ये बोला कि भाई उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इतना केजी है जितना भी होगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी। ठीक है, तो आपको निकालने की भाई फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है कि वो बोलेंगे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, फोर्स हमने उस ऑब्जेक्ट पे इतना लगाया है, तो बताओ उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना करा होगा। तो भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। तो ये जो मतलब एक फॉर्मूला है या जो एक्सप्रेशन है ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है, यानी कि जो डेल्टा के होता है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो आपका वर्क डन के बराबर होता है। इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। ठीक है, ठीक है, एनर्जी की कुछ जैसे और भी यूनिट होती हैं, वो भी आप एक बार समझ लो। ठीक है, तो अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो सीजीएस यूनिट जो होती है किसकी, एनर्जी की या फिर वर्क की।
देखो एनर्जी और वर्क की यूनिट आपको पता है दोनों सेम है, जो कि जूल के बराबर होती हैं। तो सीजीएस सिस्टम में भी जो यूनिट आएगी वो एनर्जी और वर्क की दोनों बराबर ही होंगी, यानी कि सेम होंगी। तो एनर्जी या फिर वर्क की जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है, ठीक है। अब मैं पूछ लेता हूँ कि ये सीजीएस क्या होता है। अखिला आप बताओ जरा। अखिला। सीजीएस क्या होता है? क्या चीज? आपकी वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही है। सर सीजीएस सिस्टम में जो लंबाई का नहीं, सीजीएस का चलो फुल फॉर्म ही बता दो क्या होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या सर्च कर लिया? याद थी कि नहीं? सर याद था। चलो ठीक है। तो देखो सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो है वो यहाँ पर आपकी बेस यूनिट होती है। सेंटीमीटर मतलब लेंथ की यूनिट, ग्राम आपकी मास की यूनिट, और सेकंड जो है वो आपकी टाइम की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये जो यूनिट होती है ये होती है आपकी अर्ग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि सीजीएस सिस्टम में जो है वर्क या एनर्जी की यूनिट जो है वो क्या होती है, तो सीधे सीधे अर्ग होती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 1 अर्ग जो है वो आपके कितने जूल के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप ये कैसे निकाल सकते हो? पहले हम अगर 1 जूल की बात करें तो 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया न्यूटन, और इंटू मीटर। तो ये क्या बन गया? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया। अब आपको पता है कि केजी को आपको चेंज करना है ग्राम में। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम कर दिया, और उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर कर दिया, ऊपर से उसका स्क्वायर। सेकंड को चेंज करना नहीं है, बिकॉज सीजीएस सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड ही होती है। तो ये कितना हो गया? 3 0, ये 2 0, 2 0 का स्क्वायर यानी कि 4 0। तो 4 0 और ये 3 0 यानी कि 10 की पावर 7, ठीक है। 10 की पावर 7 सेंटी रुको, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको 1 जूल की वैल्यू मिल गई, यानी कि 1 जूल में जो है 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका ऑपोजिट लिखना चाहते हो कि 1 अर्ग में जो है कितने जूल होते हैं, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। तो ये हो गया। ये सीजीएस सिस्टम में हम यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक और इसकी यूनिट होती है एनर्जी या वर्क की, जो कि कैलोरी होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 कैलोरी में कितने अर्ग होते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो, बिकॉज आपको पता है 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो 4.2 जूल्स में 4.2 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग होंगे, ठीक है। तो ये आपका 1 कैलोरी वाली वैल्यू भी याद रखना, ये भी कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी यूनिट के बारे में। बस इतनी यूनिट्स काफी हैं, यही पूछे जाते हैं। चलो अब यहाँ पर जो है तो यहाँ पर क्या है कि अ, एक और टर्म होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, या मतलब, ठीक है। और कल शायद किसी ने मैसेज भी करा था कि एनसीईआरटी में वो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स वाला दिया है,
तो वो पढ़ना है, हाँ भाई उसको पढ़ लो, ठीक है। अब मुझे पता है एनसीईआरटी नहीं देखी होगी मैक्सिमम लोगों ने। तो एक पिछला वाला जो चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन वाला, उसमें आपका कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स दिया था, ठीक है। तो एनसीईआरटी में टॉपिक उसको देख लेना एक बार। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि कहीं पर कुछ कांटेक्ट होके फोर्स लगेगा, और नॉन कांटेक्ट मतलब कि बिना कांटेक्ट के फोर्स लग जाएगा। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी में जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट हो, फोर्स ऐसे ही लग जाता है। आप हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे अपने आप नीचे आएगा, कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। या मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाओगे या तो वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दूर से करेगा बिना किसी कांटेक्ट के, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा नेगेटिव चार्ज लाओ तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज लाओ तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो वो होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स जैसे कि आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जब तक दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं होगा, जब कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। या विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और अब ये जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन। और नॉन कंजर्वेटिव में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर मतलब डिपेंड नहीं करेगा और वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स सच एज वेलोसिटी और पर्टिकुलर पाथ, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स हो गया। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस हो गया। और इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, स्प्रिंग फोर्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो देखो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हम वर्क के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर हम कोई भी फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर अगर पाथ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से अगर फर्क पड़ता है वर्क डन पे, तो वो वाले फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की हम अगर बात करें, तो ये मान लो आपका अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट जब आप छोड़ोगे तो यहां पर जो वर्क डन होगा, ठीक है,
वो यहाँ मतलब ये जो इनिशियल पॉइंट ए है और जो फाइनल पॉइंट जब ये लैंड हो जाएगा अर्थ पे, तो बस इन दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, बीच में जो ये पाथ इसने लिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि आप क्या करो, ये ऑब्जेक्ट ए से लेके ये मतलब ये जो बी पॉइंट है ये ऐसे या तो सीधा आ जाए, या फिर आप क्या करो इस तरीके से आ जाए ए से बी तक, या मान लो ये वाले पाथ को फॉलो करते हुए आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, आपने अभी पढ़ा भी है, वर्क डन क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। यानी कि इनिशियल इसकी जितनी वेलोसिटी होगी और जो फाइनल इसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पर होगी, बस इस बात पर ये डिपेंड करेगा, पाथ पर ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स, और इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और इसी तरीके से स्प्रिंग फोर्स भी है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का मतलब ये कि लाइक ये स्प्रिंग है एंड इसमें क्या करा आपने, एक नीचे मास को लटकाया हुआ है, और ये मास लटकाने के बाद इस स्प्रिंग का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और ये जो स्प्रिंग है वो अब कुछ इस तरीके से हो गया है, मास आपका यहाँ पर आ गया, मास लटकाने के बाद यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो इतने और इतने बीच में होगा, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ कौन सा लिया गया है। ठीक है, और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि ऐसे जो भी फोर्सेस है जिनमें हम वर्क डन अगर कैलकुलेट करें तो पाथ जो हमने लिया है उससे फर्क पड़ जाए। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से इधर लेके जा रहा हूं। अब ये जो सरफेस है इस सरफेस पे मैंने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। ठीक है, और एक ए पॉइंट ये रहा और एक बी पॉइंट ये रहा, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने सैंड डाल दिया, सैंड। ठीक है, रेत। अब ये एक मास जो है इसको मैं यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं। तो आप ये खुद सोचो कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो आपका यहाँ पर अलग अलग रहेगा। मतलब यहाँ पर पाथ की वजह से क्या होगा, आपको यहाँ पर फोर्स जो है ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। किस वाले केस में, सैंड वाले केस में। सैंड वाले केस में आप क्या करोगे, जब फोर्स ज्यादा लगाओगे तभी ये ऑब्जेक्ट को आप आगे खींच पाओगे। लेकिन जिस सरफेस पे आपने ऑयल डाला है तो वहां पर फ्रिक्शन क्या हो गया है, काफी कम हो गया है, जिस वजह से आप थोड़ा सा भी इसको खींचोगे तो ये आराम से खींच जाएगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कम। डिस्प्लेसमेंट भले ही दोनों का सेम हो, लेकिन फोर्स की वैल्यू एक में अगर कम हो गई यानी कि वर्क डन कम, और फोर्स अगर यहाँ पर सैंड वाला सरफेस जो है वो आपका रफ सरफेस है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, तो फ्रिक्शन को कंपनसेट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि इनिशियल फाइनल पॉइंट को छोड़कर यहाँ पर जो सरफेस है उस पर ये चीज डिपेंड कर रही है कि वर्क डन कितना होगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब जो होता है वो होता है रूढ़िवादी, यानी कि अपने ऊपर बने रहना, अपने आप को चेंज ना करना। बट नॉन कंजर्वेटिव में होता है कि जैसी कंडीशन होंगी, जैसे हालात होंगे, उस टाइप से ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हैं। कई बार सीधे सीधे आपको पूछ लेगा कि विच ऑफ दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स या विच ऑफ दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप ऑप्शंस देख लेना, उस हिसाब से समझ लेना। मैंने आपको समझा दिया कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, बस वर्क डन का डिफरेंस रहता है यहाँ पे। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। मे बी आपको एक आध क्वेश्चन कहीं स्प्रिंग का भी देखने को मिल सकता है। तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, स्प्रिंग जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल ये देख सकते हो कि लाइक जो आपका आपके बेड पर जो गद्दा पड़ा होता है, ठीक है, उस गद्दे के अंदर भी क्या होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं ऐसे। उस गद्दे के अंदर क्या होते हैं, स्प्रिंग होते हैं। तो कोई जब गद्दे पर बैठेगा तो ये स्प्रिंग क्या होंगे, दब जाएंगे, ये और ज्यादा कॉइल हो जाएंगे, यानी कि इनकी कॉइल की जो कॉइलिंग की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ये इस तरीके से दब जाएंगे, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
पहले ऐसी लेंथ थी, ये बड़ी थी थोड़ी L1 और ये L2 लेंथ थी, तो L2 जो लेंथ है वो आपकी छोटी होगी L1 से अगर इन पे फोर्स लगेगा, यानी कि स्प्रिंग क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग जब कंप्रेस हो गए, कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, इनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अगर स्प्रिंग इस वाली पोजीशन पे है तो इस पोजीशन में इसके पास क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही आप इसके ऊपर से लोड हटा दोगे, यानी कि आप अगर बैठे हो, आप गद्दे से उठ जाओगे, तो आपने देखा होगा गद्दा जो है वापस से वैसे ही फूल जाता है। तो क्या होता है, ये स्प्रिंग वापस से क्या होंगे, ये वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि वापस से ओपन हो जाएंगे। कंप्रेस थे पहले, लेकिन अब कंप्रेस नहीं है, बिकॉज लोड ऊपर से हटा दिया गया। तो कंप्रेस जैसे ही आपने करा, उनमें क्या स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आया कैसे, क्योंकि आपने उस पर वर्क डन किया लोड डालकर। लोड जैसे ही डाला, वर्क डन हुआ, वर्क डन से क्या हुआ, कंप्रेस हुए, कंप्रेस होने के बाद उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। वर्क जैसे ही हटाओगे, वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और आप जैसे जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, कार हो गया, बाइक हो गया, उनमें भी क्या लगे होते हैं, स्प्रिंग्स लगे होते हैं। वो स्प्रिंग किसका काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो है वर्क डन जो रहता है, मतलब ये स्प्रिंग के केस में वो होता है आपका, ठीक है चलो पहले फोर्स देख लो। यहाँ पे फोर्स जो होता है यहाँ पर, जो कि आपका स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, ये आपका -kx के बराबर होता है, -kx। तो ये तो आपका फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये k और x क्या चीजें होती हैं, तो देखो x तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और k जो होता है वो यहां पर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, या फिर k को हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, स्टिफनेस। ये स्टिफनेस कोफिशिएंट भी बोल देते हैं कई बार। ये वैल्यूज वगैरह क्वेश्चन में आपको दी होती है, न्यूमेरिकल में अगर पूछा जाएगा, तो इसे हम स्टिफनेस और स्प्रिंग बोलते हैं, या फिर आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ये हर मटेरियल के लिए, यानी कि जिस मटेरियल से स्प्रिंग बना होगा, उस हर मटेरियल की ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये अलग होती है। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये बेसिकली बताती क्या है, जैसे अगर आप k की वैल्यू यहां से लिखोगे, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि भाई कितना फोर्स लगाने पे यहाँ पर अगर उसका साइज जो है, मान लो कि यहाँ पर अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, और यहाँ पर अगर 1 न्यूटन का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है स्प्रिंग का, मतलब सॉरी 1 मीटर का। ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, मान लो ये स्प्रिंग है आपके पास, इस पे आपने क्या करा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 1 मीटर तक कम हो गई, यानी कि 1 मीटर तक वो कंप्रेस हो गया, तो यहाँ पर k की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इस तरीके से आप इस स्प्रिंग कांस्टेंट को समझ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज अलग अलग टाइप की होती हैं, डेसिमल्स में होती हैं ये। तो ये आपको वैल्यू यहाँ पर दी होगी, और x जो है वो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि फोर्स लगने पे जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, या डिस्प्लेसमेंट लगने पे कितना फोर्स लगा है, वो अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो वो आपका x होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। और एक चीज ये भी लिखी है इसमें कि अगर यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है, यानी k अगर कम रहता है, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो आपका सॉफ्ट होगा। ठीक है, और k की वैल्यू अगर लार्ज होती है, यानी कि बड़ी होती है, तो स्प्रिंग जो है वो आपका हार्ड होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब यहाँ पर क्या है, हमने इस कंडीशन ये मानी है, मतलब इसमें मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये आपने एक स्प्रिंग को लिया है इस तरीके से, और यहाँ पर आपने एक ब्लॉक जो है यहाँ पर लगा दिया। ठीक है,
तो अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान ये रखनी है, अगर ये स्प्रिंग जो है ओपन होता है, ठीक है, अगर मान लो आपका ब्लॉक यहां तक आ जाता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर मान लो स्प्रिंग खुल रहा होगा तो एक्स उस टाइम पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इससे जो आपकी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज अभी आपने पढ़ा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो के तो पॉजिटिव रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर स्प्रिंग क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, मान लो मास आपका यहाँ पर आ गया, सेंट्रल लाइन आपकी ये थी, मतलब इनिशियल पोजीशन ये थी, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर की तरफ हो गया, यानी कि कंप्रेस वाला केस हो गया, कंप्रेशन का केस, ये वाला आपका एक्सटेंशन का केस है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, एंड यहां पर जो फिर स्प्रिंग फोर्स आया वो आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये भी दो बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो वर्क डन आता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, उसे हम जो कैलकुलेट करते हैं वो हम एफ एस डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं विद लिमिट 0 to xm, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला ही एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर एफ एस जो हमने माना है वो माना है स्प्रिंग फोर्स को, एफ एस क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, और डीएक्स हम क्या मान रहे हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमने क्या करा, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया डीएक्स, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे अपने डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमें वर्क डन पूरे के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना कि भाई छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए ये स्प्रिंग फोर्स इतना एफ एस अगर काम कर रहा है तो टोटल वर्क डन इतने के बराबर होगा। अगर पूरे एक्सएम के लिए, एक्सएम क्या है, आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अगर आपके लेते हो तो आपको यहाँ पर ये, अगर हम यहाँ पर क्या करें, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू को डाल देते हैं, यानी कि 0 से लेके एक्सएम, एक्सएम के आपकी फाइनल पोजीशन, 0 के इनिशियल पोजीशन, इतने में क्या कर रहा है, स्प्रिंग मूव कर रहा है, और एफ एस की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस के एक्स लिख दिया, तो ये माइनस के एक्स डी एक्स हो गया। फिर माइनस के मैंने अगर यहाँ पर बाहर निकाला, और इंटीग्रेशन अगर आप यहाँ पर कर देते हो एक्स एम एक्स डी एक्स का, तो आपको जो यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और उस एक्स स्क्वायर बाई 2 में आप लिमिट रख दोगे 0 और एक्सएम, तो 0 वाली लिमिट तो 0 हो जाएगी, तो एक्सएम वाली लिमिट आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन आएगा स्प्रिंग का वो आपको मिलेगा माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये होता है वर्क डन का एक्सप्रेशन, बस आपको ये एक्सप्रेशन ही याद रखना है कि वर्क डन जो है वो आपका इतने के बराबर होता है, ठीक है, माइनस के इंटू एक्सएम, एक्सएम क्या है आपका जो पूरा जो डिस्प्लेसमेंट किया है स्प्रिंग ने, ठीक है, और के क्या हो गया, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, और 2 से आप अगर उसको डिवाइड कर देते हो तो आपको यहाँ पर स्प्रिंग का वर्क डन मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा इसके बारे में कैसे इसको यूज करना है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में हो गया, और नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वर्क डन के बारे में, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हमें बात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या एक्स एम स्क्वायर, जो भी आप बोलना चाहो। बेसिकली एक्सप्रेशन जब आप देखोगे तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का सेम ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्प्रिंग के ऊपर काम करोगे तो उसका जो काम है, यानी कि वर्क डन जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था, बेड के ऊपर जो गद्दा होता है उस पर आप वर्क डन कर दो, फोर्स लगा दो, बैठ जाओगे, बैठने पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि वर्क डन हो गया, वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन आपने इतना करा और पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये हो गई, तो वर्क डन में नेगेटिव साइन आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में पॉजिटिव साइन आ रहा है, बिकॉज इन दोनों की डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप वर्क डन करोगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर एक और फॉर्मूला है इसकी मैक्सिमम स्पीड का, उसके डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाने की जरूरत है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है
स्प्रिंग की, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड, इसका एक फॉर्मूला दिया है, वो है आपका K/m इंटू XM। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर ठीक है, इतना ही है। और इसके बाद अब जो इसमें टॉपिक है वो आपका एक पावर का टॉपिक रह गया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड और इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फिर पावर और एक कोलिजन का टॉपिक है। बस यही दो टॉपिक इसमें और रह गए, वो हम कल देख लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लेना। आज मैं इसके क्वेश्चंस भेजूंगा, तो प्लीज आप उनको सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा अभी दिन में, तो आप उनको सॉल्व जरूर कर लेना। कल मिलते हैं फिर, ठीक है।